नमस्कार प्रिय मित्रों, आइए सुनते हैं प्रसिद्ध कहानीकार यशपाल जी के द्वारा लिखी गई कहानी दूसरी नाक। लड़के पर जवानी आती देख जब्बार के बाप ने पड़ोस के गांव में एक लड़की तजवीज़ कर ली थी, लेकिन जब्बार ने हसबा की लड़की शब्बू को चश्मे से पानी का घड़ा सिर पर टिकाए लौटते देखा तो उसकी सुध-बुध जाती रही। जैसे पुरानी कहानी है कि कोई शहजादा नदी में बहता सोने का बाल देखकर सुनहले केस वाली लड़की की लगन में पागल हो जाता है, उपवास कर महल की अटारी में लेट जाता है। बहुत कुछ वैसा ही हाल जब्बार का भी हुआ। मुंह से तो कुछ न कह सका, पर शरीर में शिथिलता आ गई। शिथिल चेहरे का रंग उड़ गया, कुछ खोया खोया सा रहने लगा। माँ बाप ने आपस में जब्बार की हालत देखकर सलाह की। मुंह दर मुंह नहीं, पर लड़के को सुना दिया कि उसका ब्याह जल्दी ही हो जाएगा। लड़की भी बच्चा नहीं, बिल्कुल जवान है। शमसुल की बड़ी बेटी जहुन्ना आसपास के 4 गांव में एक ही लड़की है। पानी का बड़ा मटका सिर पर उठाकर चलती है तो जैसे धरती हिल जाए। घर भर का काम संभालती है इसी उम्र में। घर में आ जाएगी तो जब्बार की माँ को भी चैन मिलेगा, बेचारी बूढ़ी हो गई हैं। माँ बाप की बात सुनकर जब्बार को कुछ तसल्ली न हुई। वह अक्सर चुपचाप पड़ा लंबी लंबी आहें भरता रहता। एक रोज माँ ने आंखों में आंसू भर अपनी कसम धराकर जब्बार के दुख का कारण पूछा। जब्बार ने एक बात कह दी, जहुन्ना की बात सुनने से भी इनकार कर दिया। वह बोला, या तो हसबा की बेटी शब्बू, नहीं तो कोई नहीं। माँ बाप ने बेटे को बहुत समझाया। उसे सुनाकर आपस में जहुन्ना की तारीफ और शब्बू की निंदा करने लगते। जो लोग ऐसी बेशर्मी से ब्याह करते हैं उनकी कितनी निंदा होती है। यह सब वे लड़के को काकोक्ति अलंकार और रूपक द्वारा समझाकर हार गए। धुन का पक्का जब्बार न माना तो न माना। बूढ़ा गफ्फार बेटे की जिद के आगे हार गया। वह हसबा के यहाँ बात करने गया। वह घर लौट गया तो उसकी आंखें क्रोध से लाल और चेहरा ग्लानि से विरूप हो रहा था। बंदूक कोने में टिका, कंधे की चादर जमीन पर फेंक वह जमीन पर ही बैठ गया। जब्बार की माँ ऊँटों की बेरी की पत्तियां खिला रही थी। तुरंत बूढ़े के समीप दौड़ी आई। बूढ़ा क्रोध में फट पड़ा, ऐसे नालायक बेटे! जब्बार दूर से ही उत्सुक कान लगाए था। माँ ने आतंक और जिज्ञासा से नाक पर हाथ रख बेटे की बलाएं अपने सिर से ले पूछा, हाय हाय क्या हुआ? गफ्फार चिल्लाया, होना क्या था? ऐसे बेशरम बेगैरत लड़के से और होगा क्या? मेरी इज्जत खाक में मिल गई और घर मिट्टी में मिल जाएगा। माँ ने फिर बेटे की बलाएं लेकर पूछा, हाय हुआ क्या? ऐसा क्यों कहते हो? गफ्फार बोला, अगर इस नालायक के ऐसे ही मिजाज थे तो कलात के खान के यहाँ क्यों पैदा नहीं हुआ? जानती है हसबा ने क्या कहा? बात तक सीधे मुंह से नहीं की, मुंह फेर कर बोले, शब्बू की बात तुम क्या सोचते हो? मेरी लड़की को 250 रुपए की गठरी बांध कर लाने वाला ब्याहेगा। 250 रुपए की बात सुनकर जब्बार की माँ की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। गफ्फार खिन्नता से बोला, तू बूढ़ी हो गई, तू ही बता, तूने कभी ऐसा तूफान सुना है अपनी उम्र में? 250 रुपये कोई चीज ही नहीं होते। शमसुल ने से मैंने जोहन्ना के लिए बात की तो उसने लड़की के 80 मांगे थे, आखिर 60 पर तैयार हो गई। उसकी लड़की भी 4 लड़कियों के बराबर है और यह बज्जात हसबा मांगती है 250। अरे तू बूढ़ी हो गई, तू ही बता, चेहरे का रंग जरा ढका हो तो क्या, उगड़ा हो तो क्या? औरत औरत सब एक। तुझे औरत के काम से मतलब है कि रंग से? अभी 6 महीने नहीं हुए इसके लिए बंदूक खरीदी थी तो वह ऊँट बेचा था। 250 रुपये उम्र में कमा तो पाएगा नहीं, और शान यह है। अच्छा तू ही बता, इतनी बूढ़ी हुई 250 रुपये कभी औरत के दाम सुने हैं? 250 रुपये में तो फिरंगी की तोप खरीदी जाती है। जब्बार ने पिता की बात सुनी और आह को सीने में दबाकर करवट बदल ली। इकलौते बेटे का दिन रात बिसूरना माँ बाप से देखा न गया। बूढ़े ने कहा, मेरा क्या है, पका फल हूँ, कब टपक पड़ूं? जो कुछ है इसी के लिए है। रोटी का सहारा 2 ऊँट हैं, ये भी जाएंगे तो फिर खुद ही फिरंगियों की सड़क पर रोटी
रोड़ी कूटने की मजदूरी करेगा। लोग यही कहेंगे कि गफ्फार का बेटा मजदूरी करने लगा, सो इसकी किस्मत। मैं क्या सदा बैठा रहूँगा। आखिर दोनों ऊँट बन्नू की बाजार में बिक गए और शब्बू जब्बार की बहू बनकर उसके घर आ गई। शब्बू को इस बात का कम गर्व नहीं था कि उसकी कीमत गिनकर 250 रुपये चुकाई गई थी। पानी भरने जाती तो आधा ही घड़ा लेकर लौटती, वह भी लचकती बल खाती। पड़ोसिन मीरन ने समझाया, बहुत नखरा ठीक नहीं होता, मर्दों को काम प्यारा होता है। किसी रोज ऐसी मार पड़ेगी कि कमर सदा को लचक जाएगी। शब्बू ने कान तक फैली आंखें मटकाकर हाथ का अंगूठा दिखाया। ओहो, मेरी माँ ने 12 बीसे और 10 रुपए गिन कर लिए हैं। यह लोग मेरी कमर टेढ़ी करने के लिए ही तो लाए हैं। कोई मुझे हाथ तो लगाए। तेरे मर्द ने 3 बीसे में तुझे लिया है। लंगड़ी लूली हो जाएगी तो एक और सही। गजब की शौक और शौकीन थी शब्बू। वह काले मखमल की बास्कट पहनती, जिसकी सिलाइयों पर सीप के 3 बटन टंगे थे। केशों में मक्खन लगाती, बाहर जाने से पहले पानी का हाथ लगाकर पट्टियां संवार लेती, महीने में 2-2 बार सिर धोती। जब्बार की माँ बहू के चरित्र देखती और परेशान हो नाक पर हाथ रख पड़ोसिनों से कहती, देखो तो 250 रुपये देकर बहू लाए, पर मुझे क्या आराम मिला। इसी तो अपने नखरों से ही छुट्टी नहीं। बूढ़े गफ्फार ने बेटे को समझाया, तेरी जवानी की उम्र है, इसी समय कुछ कमाई नहीं करेगा तो कैसे निभा होगा। यूँ घर बैठा रहना क्या तुझे सुहाता है। रोजी की जरिया मेरे ऊँट थे, सो तेरे ब्याह में खप गए। अब तो कुछ नहीं करेगा तो क्या मैं परदेश में जाकर मजदूरी करूँगा। जब्बार को मन मारकर कमाई के लिए बन्नू जाना पड़ा, लेकिन मन उसका पीछे गांव में ही रहा। जब्बार को बन्नू गए पूरा सप्ताह नहीं हुआ था कि वह शब्बू की याद में बेकल हो आधी रात में उठ अपने गांव को चल दिया। जब्बार को अंधेरे में 16 मील चलकर ऊषा की धुंधली लालिमा में पहाड़ी पर अपने गांव की छतें दिखाई दी। उसके कदम ठिठक गए। जान पड़ा उसे छिप कर आते देख गांव क्रोध में तमतमा उठा था। अपने गांव की क्रुद्ध मूर्ति और पड़ोसिनों की लांछन के विचार ने उसके पैरों में बेड़ियां डाल दी। वह एक चट्टान पर बैठ अपने घर के दरवाजे की ओर देखने लगा। उसने सोचा, शब्बू पानी भरने निकलेगी तो उसे देख लेगा। बावड़ी पर चलकर बैठूं। शब्बू पानी भरने आएगी तो उससे 2 बातें करके लौट जाऊंगा। शब्बू पानी के लिए आई तो 2 सहेलियों के साथ। जब्बार बावड़ी से 30 कदम पर एक ढोके की ओट में बैठा धड़कते हुए दिल से देखता रहा। एक शब्द भी बोल न सका। बोलता कैसे? दोनों पड़ोसिनें गांव में बदनामी फैला देती। जब्बार दिल पर पत्थर रखे विवशता में पत्नी को देखता रहा। शब्बू सहेलियों से चुगल करती मटकती लौट गई। जब्बार आहें भरता बन्नू लौट गया। जब्बार के विरह की आग में ईर्ष्या का घी पड़ गया। उसने सोचा, देखो मैं यहाँ परदेश में अकेला मर रहा हूँ और वह मौज करती है। उसे मेरा जरा भी गम नहीं। औरत की जात में वफा नहीं होती। जब्बार 8-10 दिन बाद फिर रातों रात पैदल दौड़कर शब्बू को एक पलक देख सकने और एक चुंबन पा सकने की आशा में गांव की बावली पर आकर बैठ गया। शब्बू उस सुबह भी अकेली नहीं, पड़ोस की 3 सहेलियों के साथ अटखेलियां करती आई। जब्बार उनकी बात को कान लगाकर सुन रहा था। मीरन ने शब्बू की ठोड़ी छूकर कहा, हाय रे तेरा नखरा, तभी तो गांव के छैले तुझ पर जान दे रहे हैं, कसम तेरे सिर की। शब्बू के चेहरे पर गर्व का सुरूर छा गया। शब्बू पानी लेकर सहेलियों के साथ लौट गई। जब्बार की छाती पर मानो 100 मन का पत्थर आ गिरा। वह बेबस था। जब्बार के मन में संदेह का अंकुर उठ गया। संदेह मनुष्य के हृदय में आकाश बेल की तरह बढ़ता है। उसके लिए जड़ या बुनियाद की भी जरूरत नहीं होती। संदेह कल्पना के आकाश में ही पनपता है। संदेह को निश्चय का रूप लेते भी देर नहीं लगती। गांव में ऐसे कई लौंडे लुगाड़े थे जिन्हें फितूर के सिवा दूसरा काम न था। रहमान और अब्बास के हर बात की आशा की जा सकती थी। और फिर यदि कुछ दाल में काला नहीं था तो मीरन ऐसा क्यों कह रही थी? शब्बू की यह चटक मटक किसके लिए है? देखो, उसे मेरा जरा सा भी गम नहीं और मैं मरा जा रहा हूँ। जब्बार लहू के घूंट भर कर रह जाता। जब्बार ने सोचा, रुपया कमाने के लिए ही तो मैं वह घर से दूर पड़ा हूँ। 8-8, 10-10 आने की मजदूरी से रुपया नहीं कमाया जा सकेगा। वह घर लौटने की तड़प में बावला हो गया। एक दिन मौका देखकर उसने एक हाथ मार ही दिया।
किस्मत अच्छी थी, वह पकड़ा भी नहीं गया। 150 रुपये कमा कर 1.5 महीने में घर लौट आया। जब्बार के बाप को हौसला हो गया, बेटा भूखा नहीं मरेगा। जैसे कपड़े पर पड़ा नील का दाग नहीं जाता, वैसे ही जिस मन में संदेह एक बार प्रवेश कर जाता है तो छोड़ता नहीं। जब्बार ने शब्बू से पूछा, क्यों? जब मैं बन्नू में था तो खूब मजे उड़ते थे। शब्बू भी निरी मजदूरी न थी। उसने चमक कर पूछा, कैसे मजे? किससे मजे उड़ते थे? जब्बार ने कहा, क्यों, गांव में क्या कम लोग हैं? रहमान है, अब्बास है, खूब बनाव श्रृंगार से पानी लेने जाना होता था, है ना? शब्बू फुपकार कर बोली, मैंने कभी किसी मरे की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। अगर ऐसा हो तो मैं मर जाऊं, नहीं तो मुझ पर झूठा इल्जाम लगाने वाला मर जाए। जब्बार ने तड़प कर पूछा, तू बन ठन कर अपना हुस्न दिखाने नहीं जाती थी? शब्बू ने उत्तर दिया, मैं क्यों जाऊंगी दिखाने को? लोग मरे घूरते फिरे तो मेरा क्या कसूर? जब्बार ने चुटिया कर पूछा। तो तू ऐसा बन ठन कर निकलती ही क्यों है? शब्बू का सिर अपने सौंदर्य के अभिमान में ऊंचा हो गया। मैं क्या करती हूँ? क्या मुंह काला कर लूँ? मैं जैसी हूँ वैसी हूँ। जब्बार बहुत सतर्कता से शब्बू पर निगाह रखने लगा। वह शब्बू से 100 कदम दूर भी आदमी देख लेता तो जब्बार को संदेह हो जाता कि आदमी शब्बू से आंखें लड़ा रहा था। ईर्ष्या और चिंता में उसका खाना पीना हराम हो गया। किसी मुसाफिर को गांव से गुजरते देखकर भी उसे यह शंका होती कि संभव है शब्बू के रूप की ख्याति सुनकर ही वह आदमी बहाने से इधर आया था। उसे सारा गांव शब्बू के पीछे पागल दिखाई पड़ने लगा। एक रात जब्बार ने शब्बू से पूछा, आज तू खेत से लौट रही थी, तब राह में मुस्कुरा क्यों रही थी? शब्बू ने उत्तर में पूछा, मैं कहाँ मुस्कुरा रही थी? जब्बार ने पूछा, और वे आदमी खड़े क्यों देख रहे थे? शब्बू ने अपने रूप की महिमा के संकेत से पुलकित होकर उपेक्षा से उत्तर दिया, मैं क्या जानूं? जब्बार ने होंठ काटकर धमकाया, बहुत घमंड होगा हुस्न का, नाक काट लूंगा। शब्बू को पति की खींच पर हंसी आ गई। बोली, 12 बीसे और 10 रुपए की नाक है, और मुस्कुरा दी। शब्बू सो गई, परंतु जब्बार की आंखों में नींद कहाँ। उसने पुकारा, सुन तो। उत्तर नदारद। जब्बार का मन जल गया। देखो तो इसका घमंड, मैं बेचैन पड़ा हूँ और यह मजे में सो रही है। यह सब हुस्न का घमंड है। इसी हुस्न के पीछे गांव के बदमाश पागल हैं। मेरी क्या आबरू है जिसकी औरत को सब घूरें? अगर यह हुस्न ना होता तो क्या मेरी आबरू यो मिट्टी में मिलती? ऐसे हुस्न से क्या फायदा? जब्बार ने समस्या पर गंभीरता से विचार किया। आबरू और चैन कहाँ मिल सकता है? रात के सन्नाटे में जो विचार उठते हैं वह बहुत उग्र होते हैं। रात में दिन की तरह विचारों को उलझाने वाली सैकड़ों उलझने नहीं रहती। इसीलिए भक्त राम रात में समाधि लगाते हैं, कातिल कत्ल रात में करते हैं और चोर चोरी रात में करते हैं, विरही भी रात में ही पागल हो उठते हैं। जब्बार अंधेरे में आंख खोले शब्बू के रूप के कारण होने वाले सब अनर्थ पर विचार कर रहा था। वह अनर्थ उसे असह्य जान पड़ा, जिसे सहते जाना असंभव था। जब्बार ने सिरहाने से पहना छुरा उठा लिया, अंधेरे में टटोल कर शब्बू की नाक पकड़ ली। उसने पत्नी की नाक एक ही झटके में काट कर फेंक दी। शब्बू चीख उठी। जब्बार की माँ उठकर दौड़ी, रोशनी जलाई गई। पड़ोसी भी दौड़े आए। जब्बार का बाप गुस्से में बेटे और बहू को गालियां दे रहा था और दूसरे लोग इलाज बता रहे थे। एक पड़ोसिन बुढ़िया ने चिल्लाकर कहा, अरे कोई जल्दी से भेड़ बकरी का ताजा गरम गरम जिंदा गोश्त का टुकड़ा काट कर घाव पर रख दो, नहीं तो लड़की मर जाएगी। जब्बार की माँ ने घबरा कर कहा, इस वक्त भेड़ बकरी कहाँ मिलेगी? तो तुम जानो, बुढ़िया ने कहा। जब्बार खड़ा सुन रहा था। उसने शब्बू की नाक इसलिए काटी थी कि केवल उसी की होकर रहे। दूसरों की आंख पत्नी पर पड़ना उसे सह न था। वह शब्बू को केवल अपने ही लिए रखना चाहता था। दूसरे की नज़र पत्नी पर पड़ने से उसके दिल पर घाव लगता था। पत्नी मर जाने की संभावना सुन उसका दिल दहल गया। जिंदा गरम गोश्त नहीं मिलेगा तो? जब्बार ने वही पहना छुरा उठाया और अपनी जांग से जिंदा गरम गोश्त का टुकड़ा काट कर शब्बू की नाक पर धर दिया। जब्बार के माँ और बाप बिल्कुल पागल और दूसरे लोग हैरान रह गए। शब्बू चेहरे पर घाव के दर्द के मारे खाट पर पड़ी कड़ाहती रही और जब्बार जांग के घाव पर पट्टी बांधे खटिया की पटिया पर बैठा शब्बू के चेहरे पर से मक्खियाँ हाँका करता। शब्बू का जख्म के कारण चेहरा सूज गया। जल का घूंट तक निकलना उसके लिए दूभर हो गया। तिस पर बुखार।
जब्बार ने पत्नी की अवस्था बिगड़ती देखकर उसका इलाज बन्नू के फिरंगी डॉक्टर वाले अस्पताल में कराने का निश्चय किया। वह स्वयं भी कठिनाई से चल पाता था। एक रात जब सब लोग सो रहे थे, उसने शब्बू को कंधे पर उठा लिया और लाठी के सहारे बन्नू के लिए चल पड़ा। शब्बू को कंधे पर उठाए जब्बार कुछ दूर चलता और हाँफ जाता और दम लेकर फिर चल देता। कपड़ा भिगोकर पानी की बूंदें शब्बू के मुंह में टपकाता जाता। वह 3 दिन शब्बू को उठाए चलकर बन्नू के अस्पताल में पहुंचा। शब्बू का जख्म 20 रोज में भर पाया और उसकी तबीयत ठिकाने आई। नाक कट जाने पर हवा होठों की अपेक्षा नाक के छेद से अधिक निकल जाती और स्वर बिल्कुल नक्की हो जाता है। शब्बू नक्की स्वर में मिनमिना कर बोली, डॉक्टर मेम साहब कहती हैं विलायत से रबड़ की नाक मंगा देंगी। जब्बार ने घबरा कर उत्तर दिया, बस रहने दे, हमें नाक नहीं चाहिए। मुझे तो बिना नाक के ही भली लगती है, तुझे क्या नाक औरों को दिखानी है? शब्बू उदास हो गई। उसने उपवास कर लिया। जब्बार के सामने भयंकर समस्या आ पड़ी। उसने सोचा, बुरा हो इस मेम डॉक्टर का, मैंने औरत की एक नाक काटी, वह दूसरी नाक बनाने को तैयार है। शब्बू पूरे 2 दिन उपवास से रही तो जब्बार ने रबड़ की नाक की कीमत 40 रुपये डॉक्टर के यहाँ जमा करवा दी, परंतु पत्नी से वायदा ले लिया कि शब्बू नाक लगाएगी जरूर, लेकिन गैर मर्द उसे घूरेगा तो झट नाक उतार कर जेब में डाल लेगी। कहानी समाप्त।